हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सभी मज़े में हो ना? आज हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पाए, आई एम सो सॉरी, बट आज का जो टॉपिक था थोड़ा लेंथी था, इसलिए हमने आज के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद की। बट आई एम सो सॉरी। नाउ आप लोग अपने घरों पे सभी सुरक्षित होंगे, आई होप। और जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, कम से कम ऑफलाइन क्लासेस देखिए और अपनी जो कॉपी कंप्लीट कर चुके हो तो उन कॉपी को आप लोग जो नोट्स कंप्लीट किए हैं आप उन्हें स्कूल लेकर आइए ताकि हम उन्हें चेक कर सकें। तो नाउ टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का जो टॉपिक है सबसे पहले है फेजर। हमारे पास सबसे पहले फेजर है, उसके बाद फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम अगर मैं बात करता हूं फेजर की, पहले मैं फेजर के बारे में बात करता हूं। ए रोटेटिंग वेक्टर, ए रोटेटिंग वेक्टर which represent the sinusoidal varying quantity is called phasor, एक रोटेटिंग वेक्टर होगा जिसमें क्वांटिटी साइनसोइडल फॉर्म में वेरिंग करेंगे, हम उन्हें फेजर कहेंगे। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, a diagram which represent the alternating current and alternating voltage, alternating EMF या alternating current या alternating EMF as phasor along with proper phase angle between them is called phasor diagram और एर्गेन डायग्राम भी बोल सकते हैं हम इसे, एर्गेन डायग्राम। क्लियर है बच्चा पार्टी? फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में किसको? साइनसोइड, जो क्वांटिटी है साइनसोइडल फॉर्म में वेरिंग करेंगे, और डायग्राम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को शो करेगा। कैसे? ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर ये इस तरह से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस के एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस के वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है? हमने कहा कि हमारे पास ये क्या हो गया? ईएमएफ हो गया है, ये ईएमएफ है। ईएमएफ कितने का एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। आपको पता होगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। आप थीटा कह दो या ओमेगा टी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे पास ई नॉट है। इसके अलावा हमारे पास में ये हमारे पास आई नॉट है, और आई नॉट इससे कितना फेज एंगल आगे? 5 फेज एंगल आगे। यहां से हम इसे, ये वाला जो हमारे पास में वो क्या है? आई नॉट है, और ये जो हमारे पास में ये हमारे पास क्या है? ई नॉट है। ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट।
ये वो रोटेटिंग वेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, ये दोनों, ये फेजर हो गए और ये कंप्लीट क्या हो गया है, एक फेजर डायग्राम हो गया इस तरह से। जब भी आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात होगी तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसके बराबर होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। साइनसोइडल फॉर्म में इसलिए साइन लगा देते हैं, ओमेगा टी उसके साथ में एंगल हो गया। लेकिन जो करंट की बात करते हैं तो करंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे जो करंट है वो इस ईएमएफ से फाई फेज एंगल आगे है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कह देंगे। अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो आई नॉट है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ से यहाँ अलाई कर जाता है, जब ये यहाँ अलाई करेगा तो ये फेज एंगल फाई बनाएगा, तो उस कंडीशन में आप लोग जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा वो तो ओमेगा टी एंगल बनाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट जो हमारे पास करंट होगा वो करंट बराबर हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में क्या हो जाएगा, फाई। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये फेजर हो गए जो रोटेटिंग वेक्टर हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो साइनसोइडल फॉर्म में, ये साइनसोइडल फॉर्म में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फेजर। और फेजर डायग्राम क्या हो गया, ये कंप्लीट हमारे पास फेजर डायग्राम हो गया। मेरी बात समझने की कोशिश करें। बाकी आगे जब एचवीएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का आया हुआ है, फेजर एंड फेजर डायग्राम, इसलिए इसे अच्छी तरह से स्टडी करें। फेजर एंड फेजर डायग्राम की डेफिनेशन होगी उसमें मैंने बता दिया। बाकी जो आने वाले जो टॉपिक हैं हम उनमें स्टडी कराएंगे आप लोगों को अच्छे तरीके से। बाकी आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो में। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फेजर एंड फेजर डायग्राम। अब हम आगे स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट, हम इसे रफ कर देते हैं। क्लियर है? हमारे पास जो अब टॉपिक है एसी सर्किट जो कंटेन करेगा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एसी सर्किट कंटेन कर रहा है रेजिस्टेंस को, किस तरह से, ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस सर्किट हो गया है ये इस तरह से, और यहां से हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ई, और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हमारे पास आर। हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्ट कर दिया है। व्हेन अल्टरनेटिंग ईएमएफ alternating EMF connected with resistance R, किससे कनेक्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस R से कर दिया, then EMF is given by क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? E इक्वल टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारे पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है क्योंकि इसमें क्या रेजिस्टेंस गिवन है। इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इट इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया है हमारे पास में। व्हेन करंट आई, व्हेन करंट आई फ्लो through the resistance, flow through the R, then potential difference, then potential drop across R। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाता है किसके अक्रॉस में, R रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। देन
आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स का सेकंड रूल क्या कहता है कि एक तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है इस सर्किट के अंदर, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है विद रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एक हमारे पास पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया है। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल इक्वल टू होता V और V इक्वल टू होता IR, तो V इक्वल टू हो गया यानी कि IR इक्वल टू जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था वो क्या था, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ये आपने अप्लाई किया था यहाँ पे, तो यहां से I को यहीं रहने दो, तो I बराबर हो जाएगा E0 अपॉन में R साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तो I इक्वल टू E0 अपॉन R, E अपॉन R हो जाएगा I0 के बराबर, तो ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू मिल चुकी है, ये आपको EMF की वैल्यू मिल चुकी है। देखिए साइन ओमेगा टी का जो फंक्शन है, साइन ओमेगा टी का जो फंक्शन है वो चाहे EMF के लिए हो चाहे वो करंट के लिए हो, दोनों का सेम है। अगर यहां पे EMF जीरो, जितना EMF जीरो पर होगा उतना ही करंट होगा, करंट भी जीरो पर उतना ही होगा, जितना मैक्सिमम वैल्यू पे EMF होगा उतना ही मैक्सिमम वैल्यू पे करंट होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम सेम होंगे, हमारे पास सेम फेज में लाई करेंगे दोनों। E एंड I लाई इन सेम फेज, हम लिख सकते हैं E एंड I लाई इन सेम फेज, कि ये हमारे पास किस में लाई करेगा, सेम फेज में लाई करेगा। क्लियर है, अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। ध्यान से देखिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम के लिए आपने देखा कि आपने इस तरह से बनाया, ये हमारे पास क्या हो गया है, EMF हो गया है, ये हमारे पास क्या हो गया है, EMF, ये हमारे पास हो गया EMF। क्लियर है, इसके बाद में हम यहां से क्या कह देते हैं, अब हमारे पास यहां से लिख देते हैं करंट I, तो ये हो गया, ये I हो गया, ये क्या हो गया I। अब आप देखिए हमारे पास में कि जो जीरो पर था तो करंट और EMF की वैल्यू भी क्या थी, जीरो थी। यहां पे हम गए जीरो से π/2 पे गए तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। यहां पे आए पाई पर तो दोनों की जीरो हो गई, हमारे पास ईयर आई। यहां से देखा 3π/2 पर हमने तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम थी, लेकिन जब 2π पर देखा तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि साइन ओमेगा टी जो फंक्शन है वो दोनों के लिए सेम फेज में लाई कर रहा है। अगर दूसरा हम फेज एक और डायग्राम बनाते हैं, किस तरह से, इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास हो गया EMF और ये हमारे पास हो गया है करंट। ये हमारे पास I दिखा दीजिए, ये हमारे पास दिखा दीजिए E, तो दोनों में कितने का एंगल बन रहा है, ओमेगा टी का बन रहा है। क्या बन रहा है, ओमेगा टी। ये E इक्वल टू क्या, सॉरी I इक्वल टू ये क्या हो गया है, या I इक्वल टू हो गया है I0 साइन ओमेगा टी का फंक्शन हो गया, ये हो गया E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और ये हो गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो आपने देखा ये फेजर हो गया रोटेटिंग वेक्टर, ये फेजर हो गया और ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम, ये बन रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये AC सर्किट कंटेन करता है किसको, रेजिस्टेंस को। क्लियर है ये टॉपिक, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, अब हम इसे रफ करते हैं। हमारे पास में AC सर्किट कंटेन करता है अब की बार इंडक्टर ओनली, इंडक्टर
ओनली। इंडक्टर को करता है, इंडक्टर आपने बनाया किस तरह से, यहां पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इंडक्टर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने क्या दिया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया। ये ई हो गया है और ये क्या हो गया, इंडक्टर एल हो गया। आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ an inductor connected with an inductor connected with inductor, an inductor connected with EMF, then EMF is given by जो EMF हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो EMF होगा E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास में, मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ी देर रुकिए। तो डियर स्टूडेंट, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी था। हमने इमेजिन किया, वी इमेजिन नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, no resistance in the circuit, then it has a purely inductive circuit, ये एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट बन गया है। when current pass through the inductor, then EMF is induced, but in opposite direction, हमने EMF अप्लाई किया था, इसके अपोजिट में EMF इंड्यूस हो गया है, तो देन नेट EMF, तो जो नेट EMF होगा, अप्लाइड EMF क्या था, E, लेकिन उसके अपोजिट में क्या इंड्यूस हो रहा था, स्मॉल e, और स्मॉल e किसके बराबर, माइनस के L di अपॉन में dt क्यू। हमारे पास नाउ नो रेजिस्टेंस, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं था, नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, जब हमारे पास सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, देन उस कंडीशन में E इक्वल टू माइनस के L di अपॉन dt इक्वल टू क्या पुट कर लोगे, 0। E इक्वल टू माइनस के L di अपॉन dt क्या पुट कर लिया आपने, 0 पुट कर लिया है। क्लियर है बच्चे पार्टी? अब ध्यान से देखिए, तो हमारे पास हो गया E इक्वल टू L di अपॉन में क्या हो गया है, dt हो गया है। तो di अपॉन dt को एक साइड ले लिया है, तो ये हो जाएगा E अपॉन में L। di को आप यहीं छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा E अपॉन में L, ये क्या हो जाएगा, dt। di को आप यही रहने दें, तो ये हो जाएगा E की वैल्यू हो गई E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में क्या हो गया, L। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आपने इंटीग्रेशन किया डियर,
तो इंटीग्रेशन क्या, तो आई हो जाएगा जब हम किसका करेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो आई एज इट इज हो गया है ई नॉट अपॉन एल, लेकिन माइनस लग जाएगा जब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में ओमेगा लग जाएगा। क्लियर है? तो आई इक्वल टू बराबर हो जाएगा माइनस के ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, माइनस के ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं आई इक्वल टू माइनस के ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस में ओमेगा टी पाई बाई टू, क्योंकि साइन कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया हमारे पास में। अब क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा हुआ है तो हमारे पास जो माइनस साइन थीटा होता है वो बराबर हो जाता है साइन माइनस थीटा के। तो इस कंडीशन में आई इक्वल टू जो आई हो जाएगा, हम यहां से लिख लेते हैं इस टर्म को इस तरह से। तो I इक्वल टू हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट, I इक्वल टू माइनस के ई नॉट अपॉन ओमेगा एल था, तो जब हमने माइनस साइन थीटा कर दिया तो ये जाएगा ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को हम एक्सएल बराबर ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। तो I बराबर ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारे पास में। तो यानी कि ई नॉट अपॉन आर के बराबर हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू, ये हो गया हमारे पास में। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास में I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गया। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपने यहां पे देखा और इन दोनों टर्म्स को देखा, देख रहे हो आप लोग। इन दोनों टर्म्स को देखने के बाद ये लग रहा है अंदाजा, आप देखिए इन्हें अच्छे तरीके से। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इन दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद हमने कहा फेज रिलेशनशिप देखना है हमें, फेज रिलेशनशिप बिटवीन E एंड I। E और I के बीच में फेज रिलेशनशिप देखा तो क्या देख रहे हो आप लोग, हमने देखा कि हमारे पास E और I के बीच में फेज रिलेशनशिप देखते हैं। ये हमारे पास हो गया E और ये हमारे पास हो गया है I। यहां से देखिए ये E हो गया है। यहां से आप देख रहे हो कि EMF जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, यानी कि करंट EMF से कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। तो हम यहां से देख सकते हैं आप देखिए यहां पे कि यहां पे जब जीरो था क्या हमारे पास में, यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे देखा जब आपने यहां पे 90 है तो ये क्या रहेगा, जीरो, और जब ये जीरो रहेगा तो ये क्या रहेगा, 90, जब ये 90 रहेगा तो ये क्या रहेगा, जीरो। ये रिलेशनशिप बन रहा है किसका, I का। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसका, हमारे पास E और I के बीच में। और नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं फेज रिलेशनशिप को, दिखाई दे रहा है सभी को या, तो हमारे पास ये हो गया है E हो गया है, E के साथ में कितने का एंगल बन रहा था, ओमेगा टी, तो ये हो गया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन हमारे पास जो करंट था वो ये करंट रोटेटिंग वेक्टर हो गया है और ये कितने का एंगल बना रहा था इसके साथ में, पाई बाई टू पीछे चल रहा था।
ये क्या था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारे पास में किस किस के बीच में, E और I के बीच में क्या हो गया, फेज रिलेशनशिप हो गया। अब हम देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस में आपने देखा कि XL बराबर किसके था, ओमेगा L के बराबर था, और ओमेगा L बराबर किसके आ गया, ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई न्यू L के बराबर हो गया। इसका मतलब XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी। ये 4 किसके लिए आ गया, AC के लिए, 4 and AC। अगर हम 4 DC की बात करते हैं, 4 DC के लिए अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो XL भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। XL भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने देखा क्या कि हमारे पास IRMS जो होता है, यहां से हम एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से इनके बीच में। ये हो गया XL और ये हो गया है फ्रीक्वेंसी। क्या दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ, ये XL और ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया है, तो इनके बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा, क्योंकि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फ्रीक्वेंसी को। ये ग्राफ हो गया। इसके अलावा कि I बराबर होता है IRMS बराबर होता है आई नॉट अपॉन में √2, तो IRMS बराबर हो जाएगा आई नॉट बराबर किसके होता है, E नॉट बाई √2 के। IRMS किसके आ गया, आई नॉट बाई √2 के। आई नॉट बराबर हो जाएगा E नॉट अपॉन R, लेकिन इसमें E नॉट अपॉन में R रेजिस्टेंस क्या था, XL, XL क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L इंटू क्या हो गया, √2 हो गया है। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बराबर किसके होता है, बताइए। हमारे पास E नॉट बराबर हो सकता है, IRMS बराबर होता है E नॉट बाई √2 के, तो IRMS इंटू में क्या हो जाएगा, √2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ओमेगा L इंटू में क्या हो जाएगा, √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो IRMS बराबर किसके आ गया है, IRMS बराबर हो गया ERMS अपॉन में ओमेगा L। तो क्लियर है बच्चा पार्टी, ये AC सर्किट हो गया है, कंटेन कर रहा है किसको, इंडक्टर को। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। इफ एनी वन प्रॉब्लम देन आस्क मी, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोट करिए इसे, या फिर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसे रफ कर देते हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर AC सर्किट एंड DC सर्किट। या हम कह सकते हैं कैपेसिटर डज नॉट अलाउ DC बट AC अलाउ। कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो DC को अलाउ नहीं करता है, लेकिन AC को अलाउ करता है। क्यों, क्या रीजन है? देखिए, ये हमारे पास हो गया है कैपेसिटर का सिंबल हो गया है। यहां से हमने दे दिया है बैटरी या सेल का सेल दे दिया है, ये हो गया। इधर से हम दे देते हैं, ये हो गया कैपेसिटर। इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, तो देखिए बच्चा पार्टी, क्या होगा हमारे पास में, ये सेल है यानी कि ये DC देगा, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग AC गिवन करेगा। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। जब हम यहां से चार्ज को भेजेंगे तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इस तरह से करेगा, कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगा। जब वो इस तरह से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो उसके अपोजिट मूव करेगा।
कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन जब आपके इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन आपके जब इधर आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये कन्वेंशनल करंट जा रहा है, यानी कि होल्स आपके इधर जा रहे हैं, होल्स आपके इधर चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये कन्वेंशनल करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो यहां क्या बच गया, यहां पॉजिटिव बच गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाकर इस तरह से जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां से इधर आ गए। अब यहां पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया है। जब ये करंट जाएगा तो ये पॉजिटिव, वो जो नेगेटिव का जमावड़ा यहां इकट्ठा हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव को अब आगे नहीं जाने देगा। यहां से जब उसे आगे नहीं जाने देगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो कैपेसिटर होता है डीसी सर्किट पर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने यहां से नहीं जाने दिया, और इन पॉजिटिव चार्ज अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच भी गए तो ये पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से नहीं जाने देगा। इसलिए डीसी सर्किट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, कैपेसिटर ब्लॉक हो जाता है जब हम डायरेक्ट करंट की सप्लाई देते हैं, याद रखना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अल्टरनेटिंग सोर्स की, अल्टरनेटिंग की खासियत यह है कि वो अपने आप को चेंज कर लेता है, मौसम के अकॉर्डिंग वेरिएशन कर लेता है, अपने आप में वेरिंग करता है। कैसे? ये अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेता है। कैसे? अभी यहां पे पॉजिटिव था और यहां पे क्या था, नेगेटिव। जब यहां से पॉजिटिव गया तो कन्वेंशनल करंट तो इधर ऐसे ही फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास ऐसे जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। लेकिन तुरंत अब यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गए, इसने अपनी पोलरिटी क्या कर ली, चेंज कर ली। जैसे पोलरिटी चेंज करी तो इसने क्या कर दिया, नेगेटिव और इधर क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। अब नेगेटिव इधर बना दिया और पॉजिटिव इधर बना दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो अब यहाँ क्या ला देगा, यहाँ ले आएगा नेगेटिव और इधर क्या ले आएगा, पॉजिटिव। इस तरह से ये अपनी पोलरिटी को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, और करंट की सप्लाई होती रहती है हमारे पास कैपेसिटर में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट की सप्लाई देंगे तो हमारे पास करंट की सप्लाई, डीसी करंट की सप्लाई देने से जो कैपेसिटर है वो क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी, कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता है, लेकिन किसको अलाउ करता है, वो एसी को अलाउ करता है। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर होगी होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट नाउ। अब हम जो स्टडी कराने वाले हैं वो जो टॉपिक है एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर ओनली। अब की बार जो हमारा टॉपिक है वो एसी सर्किट कंटेन कर रहा है किसको, कैपेसिटर को। कैसे, हमने यहां पे दे दिया है, ये कैपेसिटर हो गया है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया है, दिखाई दे रहा है या। तो अल्टरनेटिंग सोर्स में हम क्या दे रहे हैं, ईएमएफ दे रहे हैं, और ये कैपेसिटर क्या हो गया हमारे पास, सी। तो जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड विद a capacitor connected with, हम यहां से लिख लेते हैं, a capacitor connected with EMF, then E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर चार्ज भी होगा, कैपेसिटर कंटिन्यूअस चार्ज एंड डिस्चार्ज विद अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो अप्लाई कर रहे हो उससे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट हम बात कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर सकते हैं आप यहाँ, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, एसी की वजह से। तो एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम टी पर
पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी इक्वल हो जाएगा अप्लाइड ईएमएफ। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो हुआ है V इक्वल टू किसके होता है, Q अपॉन सी के, और ये बराबर अप्लाइड ईएमएफ क्या आया है आपका E। तो यानी कि Q बाई सी इक्वल हो गया है हमारे पास ईएमएफ क्या हो गया है, ईएमएफ हो गया है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मैं स्क्रीन पर नहीं आ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है मेरा स्क्रीन पे आना, आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन में नहीं आ रहे हो। V इक्वल टू हो गया Q बाई सी E नॉट साइन ओमेगा टी, Q को आप यहीं छोड़ दीजिए तो C इधर चला जाएगा, C E नॉट साइन ओमेगा टी। आपका जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है I इक्वल टू होता है dQ बाई dt, I इक्वल टू किसके होता है dQ बाई dt। तो I को आप यहीं रहने दें तो d अपॉन dt हो गया है और Q की वैल्यू क्या हो गई, C E नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें से I को आप यहीं रहने दें तो C E नॉट को बाहर निकाल लिया है, और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू ओमेगा। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ओमेगा में और डिफरेंशिएशन में इनटू ओमेगा हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा C E नॉट ओमेगा, या हम ले सकते हैं C ओमेगा या ओमेगा C इंटू E नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा C, ओमेगा ये आगे आ गया, C कैपेसिटर है, E नॉट कॉस ओमेगा टी। अब हम यहां से देखिए इसके बाद में तो I बराबर था ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हम इसे लिख सकते हैं E नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, E नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर होता है एक्स सी के बराबर। 1 अपॉन ओमेगा सी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स सी, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हमारे पास में, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, I इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्स सी कॉस ओमेगा टी हो गया है। तो I बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्स सी, ई नॉट अपॉन एक्स सी, और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब हम आगे जो स्टडी करने वाले हैं, तो आगे देखिए I इक्वल टू हो गया ई नॉट अपॉन में एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट में शायद होता है, देख लेना। अब ई नॉट अपॉन एक्सी रिएक्टेंस है। अब रिएक्टेंस है तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पे कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस था वो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है हमारे पास में। तो ई नॉट अपॉन एक्सी किसके बराबर हो गया, आई नॉट के बराबर हो गया। किसके लिए इक्वल हो गया, आई नॉट के बराबर हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आप देखिए ये वाली इक्वेशन जो करंट वाला है और ये वाला क्या हो गया, ईएमएफ वाला है। तो आपने देखा जो करंट है वो ईएमएफ से कितना आगे चल रहा है, पाई बाई टू आगे चल रहा है। तो हम फेज रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई। ई और आई के बीच में फेज रिलेशनशिप निकालते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आपने इस तरह से दिखाया, ये हो गया, तो ये हमारे पास हो गया ई, और ये हमारे पास हो गया आई। तो ई हो गया इस तरह से, हो गया।
लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से दिखा दीजिए। जब ईएमएफ 0 था तो उस समय करंट कितना था, 90 मैक्सिमम था। जब ईएमएफ मैक्सिमम था तो करंट कितना आ गया, 0 आ गया। देख रहे हो ये। नेक्स्ट हमारे पास हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसे। ये हमारे पास हो गया E, ये कितने का बना रहा है, ओमेगा टी। तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। और ये हमारे पास दिखा दीजिए करंट को, ये हो गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो ये कितने का बना रहा है, यहाँ से ये π/2 आगे चल रहा है, किससे, ईएमएफ से। ये π/2 आगे चल रहा था। क्लियर है? तो ये फेज रिलेशनशिप हो गया E एंड I का। इसके बाद में आगे हम स्टडी करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने क्या पढ़ा था, XC बराबर होता है 1/ωc। तो XC इक्वल टू 1/ओमेगा जो हो जाएगा 2π/ν के बराबर हो जाएगा, 2π/ν। तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया फ्रीक्वेंसी के। तो जो हम ग्राफ क्रिएट करेंगे, जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इस तरह से आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास आ गया XC और ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ बन गया हमारे पास में कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रहा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी 0 होगा, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ब्लॉक। 4DC डीसी के लिए हमारे पास ब्लॉक हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि IRMS बराबर होता है I0/√2। IRMS बराबर हो गया, I0 बराबर किसके होता है, I0 बराबर हो गया E0/R। R क्या हो गया हमारे पास, XC, यहाँ पे कैपेसिटी इनटू में क्या हो गया, √2। तो IRMS इक्वल हो गया E0 बराबर किसको होता है, ERMS/XC इंटू √2 था। ये भी क्या हो गया हमारे पास में, XC इंटू क्या हो गया, √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो IRMS बराबर हो गया ERMS/ में क्या हो गया, XC। ये रिजल्ट याद हो। क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा। IRMS बराबर किसके हो गया, ERMS/में XC के बराबर। तो ये टॉपिक हो गया हमारे पास। AC सर्किट कंटेन कर रहा है किसको, कैपेसिटर को। किसको कंटेन कर रहा है, कैपेसिटर को कंटेन कर रहा है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो प्लीज उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्लियरिटी आ जाएगी अपने आप। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, उसके बाद आएगा क्लियर। तो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन स्पेस काफी लेंथी टॉपिक थे, स्पेस मेरे पास कम है, इस वजह से मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि कैमरे में वो चीज ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है कंप्लीट। लेकिन फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इस तरह में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टॉपिक में, उसे दोबारा से आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आप टॉपिक को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम इसे रफ कर देते हैं। हम इस पे एक न्यूमेरिकल अराइज कर लेते हैं।
बाकी कम से कम 10 to 15 न्यूमेरिकल्स आप लोग इस टॉपिक पे निकालिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसे क्वेश्चन बना के सेंड कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल है हमारे पास में, ए प्योर इंडक्टर 25.0 मिली हेनरी is connected to a source 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency 50 hertz सप्लाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जा रही है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को देख के घबराना नहीं है, आपको पहले उसको ये पता करना है कि उसमें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास में L 25 मिली हेनरी, मिली का हो गया 10 की पावर -3 हेनरी हो गया। वोल्टेज मैंने बता रखा था ERMS गिवन है हमारे पास में, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं है, वो निकालने पड़ता है। ERMS दे रखा है 220 वोल्ट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना, मतलब XL निकालना है। XL बराबर होता है ओमेगा L और ओमेगा बराबर किसका होता है 2 पाई न्यू L। ओमेगा गिवन नहीं है, ये वैल्यूज गिवन है। 2 पाई की वैल्यू हो गई 3.14 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई L कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5 से 2 के मल्टीप्लाई किया, XL बराबर हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 100 हो गया। ये क्या हो गया इंटू 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2, इसमें से -3 में 2 गए तो 10 की पावर क्या बच गया -1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 पॉइंट, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अपॉन में 10 कर लीजिए, अपॉन में आ गया 10 तो जाएगा 5 से 2 पर और ये कितने पर चला जाएगा 5 पर चला जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, 5 से 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 7 एंड 5 3 ज़ा 15, अपॉन में कितना आ गया 2। तो ये करीब करीब हमारे पास आ गया 7.86 के करीब। तो XL ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, ओम में रहेगा। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना IRMS। तो IRMS बराबर हो जाएगा E अपॉन R। तो ERMS अपॉन में R रेजिस्टेंस XL, तो IRMS बराबर हो जाएगा ERMS की वैल्यू हो गई 220 अपॉन में XL की वैल्यू क्या हो गई 7.86। तो IRMS की वैल्यू आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके कैलकुलेट कर सकते हो। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 28 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से आप सॉल्यूशन कर लेना इसे, ये 28.03 एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी लेंथी थी, इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया, आई एम सो सॉरी। बट आप लोगों को मजा आएगा इस पूरे लेक्चर में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फिर अगेन हम दोबारा से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, क्या कि आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हो तो लाइक करिए और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, ओके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।